हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार शाह की दिशा केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया पिछली वीडियो में बता दिया था, उसका डेरिवेशन करा दिया था और आपको टी हाफ के बारे में बता दिया था, ठीक है। लेकिन आज हम आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में, डेरिवेशन के बारे में बताने जा रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ध्यानपूर्वक सभी स्टूडेंट स्क्रीन पर देखेंगे। ये आपका लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का गतिक समीकरण, हो सकता है गतिक समीकरण कहते, हो सकता है ऐसे आ जाए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण का व्यंजक स्थापित कीजिए, ठीक है। इस तरह से आएगा तो आप कैसे करेंगे, ये आपका इम्पोर्टेंट, आप देख लीजिए। ये 2-3 बार आ भी चुका है बोर्ड एग्ज़ाम में, तो इसको कैसे करेंगे चलिए। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं कि डेरिवेशन ऑफ इंटीग्रेटेड, वो इंटीग्रेटेड लिखा है, इंटीग्रेटेड माने समाकलन होता है। डेरिवेशन ऑफ इंटीग्रेटेड वेलोसिटी इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए है। तो इसमें देखेंगे हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको माननी पड़ेगी। माना कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निम्न प्रकार है, तो लिखेंगे माना कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया निम्न प्रकार है, ठीक है, निम्न प्रकार है। मान लीजिए कोई अभिक्रिया मान ली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, मैंने मान लिया R→P। सही बेटा, आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि इतना छोटा मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि स्क्रीन पर थोड़ा फिर वो जो आपको नोट्स देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, वो आपके नोट्स आपको दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। इसलिए R इधर किनारे पर लिख रहे हैं, आप लोग ध्यान रखना, R→P, R फॉर रिएक्टेंट अभिकारक, P फॉर प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। अब क्या है कि इसमें जैसे पिछली वीडियो में आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए माना था, वैसे ही इसको भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? यहाँ आप मान सकते हैं स्मॉल a प्रारंभ में, यहाँ 0 प्रारंभ में, प्रारंभ अवस्था में ऐसे ही मानते हैं। क्या आप जानते हैं प्रारंभ में t=0 होता है, टाइम 0 होता है प्रारंभ अवस्था में, और साम्य माने कुछ समय बाद t को कुछ लिखते हैं, है ना, कुछ। अब यहाँ कुछ जगह हो सकता है 10 सेकेंड, हो सकता है 20 सेकेंड, हो सकता है 20 घंटा, हो सकता है 40 घंटा। तो इसलिए कुछ को टी को कुछ नाम, कुछ लिखना चाहो लिख लो, चाहे टी को टी ही मान लो। क्या मान लो? टी बराबर टी, टी बराबर आप टी मान लो, बेटर रहेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ क्या मानते हैं? एक्स, आर में से मतलब ए पहले थी, ए फॉर आलू आपका मान लीजिए 1 किलो था, 1 किलो आलू कुछ पहले प्रारंभ जब समय 0 था, मतलब हमने आलू को समय लगा नहीं, समय कुछ लगा नहीं मतलब खाया ही नहीं। जब खाया नहीं तो अब 1 किलो का 1 किलो ही रहा। लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद कुछ समय लग गया, मान लो 2 सेकंड लग गया, तो इसका मतलब कुछ चला गया, कुछ पेट में चला गया, तो कुछ चला गया, माना x चला गया, माना x चला गया। तो यहाँ कितना बचा? a में से x निकल गया, a-x। समझ में आ गया? हाँ, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि a को R0 भी लिखा जाता है। a को R लिख दो, क्योंकि a को R बोलते हैं, तो R लिख दो, अच्छा रहेगा। और प्रदर्शित कर दो 0 से, क्योंकि नीचे टाइम लिख दो, टाइम समय, तो इसलिए 0 से प्रदर्शित कर दिया करो, अच्छा रहता है। इसको किससे व्यक्त कर दो? ये a-x कब बचा? जब टाइम कुछ लगा, तो टाइम कुछ लगा तो इसको हम लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं R और नीचे T से। ये व्यक्त करने का तरीका होता है। NCERT बुक में R0 माना गया, RT माना गया, a-x नहीं माना गया। प्राइवेट बुक में a-x माना गया। इसलिए मैं दोनों किताबें एक साथ करा के चल रहा हूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए, आपको हर प्रकार से गजब की परसेंटेज आपकी बने। और हर साल बनती भी है, ऐसी बात नहीं, हर साल जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो सभी जानते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, हमें कुछ प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं होती। बच्चे जो यहाँ पढ़ते हैं वो बताएंगे, ठीक है, वो बताते हैं, उनसे पूछ लीजिए। तो इसलिए परसेंटेज बहुत अच्छी बनती है, बहुत सुपर परसेंट बनती है। बस आप ध्यान रखिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो सीधी बात है, परसेंट क्यों नहीं बनेगी, इसमें नई बात तो है नहीं। इसमें क्या, मैं आपको एक पूरी बुक करा रहा हूँ। अगर किसी में याद करने की टेंडेंसी है, पढ़ने की अच्छी प्रवृत्ति है, तो उसकी तो ऑप्शनली 100% परसेंट बनेगी, उसमें कोई नई बात तो है नहीं। और जो बच्चा कम पढ़ पाएगा उसकी कम परसेंट बनेगी, इतना अच्छा है। लेकिन हम इसके लिए आपका रिवीजन भी करते चलेंगे अब, जिससे कि कमज़ोर बालक भी होशियार बन जाए। इसलिए
कुछ दिनों बाद ऐसा करेंगे जिससे कि रिवीजन भी आपका साथ साथ चले, ठीक है। अभी केवल ध्यान रखिए। तो ये बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, इतनी बात क्लियर हो गई। अब प्रथम कोटि की अब जो परिभाषा है उसका यूज करेंगे। तो लिखा है आपका प्रथम कोटि की परिभाषा से, तो प्रथम कोटि की परिभाषा से, तो प्रथम कोटि की परिभाषा से अर्थात प्रथम कोटि के वेग नियम से। तो प्रथम कोटि का वेग नियम क्या है, तो वेग प्रोपोर्शनल आर पे घात 1, ये आपको बताया था। अगर शून्य कोट है तो वेग शून्य कोट का बाई चांस कहे तो वेग प्रोपोर्शनल आर पे घात 0, बाई चांस द्वितीय कोट कहे तो वेग प्रोपोर्शनल आर पे घात 2। मैं ऐसे आपको समझा चुका हूँ, इसलिए चूंकि अब मैं थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ जिससे कि आपको अच्छा समझ में आ जाए। समझ में आ गया। इसकी घात 0 तो शून्य कोट, इसकी घात 2 तो 2 कोट, इसकी घात 1 तो 1 कोट। लेकिन कब, जब वेग दिया, वेग के समानुपाती हो तो। हाँ, अगर ये वेग की जगह अगर मैंने बता दिया टी हाफ कर दिया, टी हाफ प्रोपोर्शनल ए पे का 0, तो ये शून्य कोट नहीं बोली जाएगी, प्रथम कोट कही जाएगी। क्या, प्रथम कोट। अभी सिद्ध करूंगा ये प्रथम कोट हो जाएगी, क्योंकि प्रथम कोट के लिए टी हाफ जो है वो आर पर डिपेंड नहीं करता, सही है, शून्य कोट के लिए डिपेंड करता है। शून्य कोट में ऐसा हो जाएगा, इसीलिए बच्चे ज़्यादातर कन्फ्यूजन होते हैं। शून्य कोट के लिए ये बन आ जाएगा, है यही तो कन्फ्यूजन होता है। इसीलिए आपको किसी एक को ध्यान रखना पड़ेगा, या तो वेग याद रखना पड़ेगा या आपको टी हाफ याद रखना पड़ेगा, और दोनों याद रख लिए तो ही गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप वेग प्रोपोर्शनल आर पे पावर 1 या तो ये याद रखो या टी हाफ प्रोपोर्शनल वाला याद रखो। टी हाफ वाला अभी सिद्ध कराएंगे, आगे चलेंगे टी हाफ कैसे निकलता है फिर देखेंगे दोबारा से। तो वेग प्रोपोर्शनल आर पे पावर 1 ये आपका वेग नियम कहलाता है, इसको वेग समीकरण कहते हैं। अब समाकलित लगाना है, समाकलन करना है, तो समाकलन के लिए समाकलन का निशान लगाएंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तब बनेगा समाकलन वेग समीकरण, ठीक है। अभी इस समय वेग समीकरण समाकलन नहीं है, तो इसलिए समाकलन इतनी आसानी से अभी नहीं लगा सकते, अभी नहीं लगाना, ऐसे नहीं, पहले इसको तोड़ लो, इसको लिख लो। तो वेग बराबर दूरी बटे समय, लेकिन यहाँ दूरी बटे समय नहीं होता, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। विस्थापन आप किसका कर रहे हैं, आर का, देखो इधर वाले का विस्थापन, यही तो विस्थापित हो रहा है इधर की ओर, तो इसका विस्थापन, तो इसका विस्थापन क्या होगा, डी आर से व्यक्त करते हैं, फिजिक्स में डी एक्स से व्यक्त करते हैं, क्योंकि एक्स विस्थापन होता है, डी एक्स अपॉन डी टी समय के साथ विस्थापन होता है, ठीक है। यहाँ डी आर अपॉन डी टी लिखते हैं। और ये देखिए वेग इधर से इधर चल रहा है तो सांद्रता में कमी होती है, मैंने आपको बताया, तो इसलिए माइनस का प्रयोग करते हैं। पहले ही बताया बेटा, इधर वाले के लिए हमेशा माइनस और उधर वालों के लिए हमेशा प्लस वेग लेते हैं, ठीक है। हाँ, प्लस माइनस क्या प्रदर्शित करता है कि इसकी सांद्रता में कमी हो रही है, वेग से मतलब नहीं है। प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो इसके स्थान पर क्या आता है, के, और आर पे पावर 1 जैसे का तैसा। जो बच्चे लिखना चाहे लिख लेंगे, वेयर, जहाँ कैपिटल के, शायद वहाँ उसमें के नहीं लिखा है, यहाँ लिख लो, वहाँ नहीं लिखा है हमने, यहाँ लिख लो, के बराबर क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, वेलोसिटी कांस्टेंट। क्लियर हुआ, आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, अब सुनिए बेटा, आर को एक तरफ कर दे रहे, और हमने बताया के साथ हमेशा डी टी लेते, आपको पिछले वीडियो बता चुके। जैसे ही डी टी इस साइड में लेंगे और इसको उठा के इस साइड में लेंगे, स्थान बदल देंगे, तो ये ऐसे लिख सकते हैं इसको, और माइनस को भी इधर ले जाते हैं। तो पहले क्या क्या आपको करना है, 2 काम। क्या क्या काम, इस माइनस को उठा के इधर ले जाओ तो माइनस आ जाएगा, ठीक है, और आपका के जैसे का तैसा रहेगा, और आपका ये जो आर के स्थान पर आ जाएगा डी टी, तो यहाँ डी टी लिख दिया, और आर कहाँ जाएगा, आर आपका जाएगा नीचे। क्लियर हुआ, ऐसे स्थान बदल दिया, इसको उठा के हम, और ऊपर आपका जैसे का तैसा। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन कर लेंगे। इस समीकरण को अगर इस रूप में लिखा है तो समीकरण को कहते हैं अवकल समीकरण। क्या बोलते हैं, अवकल समीकरण। अवकल मतलब डिफरेंशिएशन इक्वेशन, इंग्लिश में डिफरेंशिएशन इक्वेशन बोलेंगे। डिफरेंशिएशन क्यों, क्योंकि डी ओवर डी एक्स, इसको डी एक्स अपॉन डी टी के नाम से व्यक्त करते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी लिखा है तो इसको अवकल समीकरण कहते हैं। तो इस समय ये अवकल समीकरण आपका लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मैंने इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, थोड़ा सा अवकलन चेंज कर दिया। अब समाकलन करेंगे, क्या करेंगे, टेकिंग समाकलन। तो समाकलन कैसे करते हैं, समाकलन करने के लिए आप समाकलन का निशान लगाते हो, तो दोनों ओर का समाकलन करेंगे, दोनों
तरफ का क्या करने पर, समाकलन लेने पर। ठीक है बेटा, समाकलन कैसे लेते हैं, समाकलन का निशान क्या होता है, ये होता है समाकलन निशान, ये रहा समाकलन। ठीक है, किसका समाकलन आपको लेना है, आपको समाकलन लेना है डी आर अपॉन आर, और आपका, और ये आपका यहाँ देखो समाकलन कैसे लगाते हैं, ये चीज़ और ध्यान रखना, ये भी समाकलन का बहुत ज़रूरी चीज़ है बेटा, इसको अगर ध्यान नहीं रखा तो गलत है। ये कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट के आगे समाकलन नहीं लगाते, ये डी के आगे हमेशा डड्डू, डी फॉर डसेगा, इसको थोड़ी देर के लिए सांप मान लो, सर्प मान लो, तो सर्प किसको डसेगा, डी को डसेगा, डी फॉर डिफ्रेंशिएशन, और सांप का मतलब इंट्रीगेशन, ये इंट्रीगेशन डिफ्रेंशिएशन को ख़त्म कर देता है, क्योंकि इंट्रीगेशन डिफ्रेंशिएशन का एक दूसरे का अपोजिट होता, ठीक है, उल्टा होता है, समझ में आ रहा है। जैसे 2 है, अब 2 का उल्टा क्या होता है, 1/2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, एक दूसरे को 1 बना देंगे, वैसे ही इसको ये एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं, इसलिए डिफरेंस आपको इंट्रीगेशन यहाँ लगाना होगा, क्लियर, इनके बीच में, तो के को आपको एक साइड लिख देंगे और इंट्रीगेशन यहाँ लगाएंगे dt, आ गया समझ में, हाँ ऐसे इंट्रीगेशन लगाएंगे। अब सुन लीजिए, अब क्या करेंगे, अब इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, अब ये फार्मूला लगेगा, अब फार्मूला मैथ वाले स्टूडेंट जानते हैं लेकिन बायो वाले नहीं जानते, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए बेटा सुन लीजिए, ये लिख लो, चूँकि हम जानते हैं, या ऐसे लिख लो डी, मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान रखना, dx अपॉन x अगर लिखा है मतलब ऊपर भी x नीचे भी x सेम है, तो बेटा इसका इंट्रीगेशन अगर करते हैं तो क्या होता है, ये इंट्रीगेशन क्या करता है, ये इंट्रीगेशन जो है वो ऐसे घूम के इसको भी डसेगा, इसका मतलब ऐसे घूमेगा और नीचे वाले को डस लेगा, तो ऐसा बन जाएगा, अर्थात लॉग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, l। सही है, ये ट्रिक है, वैसे तो आप याद कर लो, रट लो, रटते ही है सब स्टूडेंट, जो तो मैं ट्रिक से समझाता हूँ, ध्यान रहता है और कोई खास बात नहीं, ट्रिक से थोड़ी ध्यान रहता है और कोई बात नहीं। तो आपका हो गया लॉग, इसको हम लॉग बेस ई, और आपका आंसर आएगा x, लॉग बेस ई x से व्यक्त करते हैं, ठीक है। इसको लॉग ई अगर बेस ई है तो इसको बेटा ln कहा जाता है, ln x, क्या बोलते हैं, ln x, आपको पिछली वीडियो में बता चुके, आज फिर देख लो, हाँ शायद पिछली वीडियो में नहीं बताया, अब स्टार्ट किया, तो ln x बोलते हैं, क्लियर हुआ। अब ln x को अगर log e को आपको चेंज करना हो log 10 में, किस में चेंज करना हो, log 10 में चेंज करना हो, तो log 10 में जब चेंज करते हैं तो प्रयोगों द्वारा यह देगा गया 2.303 ऊपर गुणा हो जाता है, ln x बराबर 2.303 log 10x होता है, ठीक है। आगे बताएंगे, अभी इतना ही ध्यान रखो, अभी केवल याद रखो, ऐसा नहीं समझ में आया एक बार और देख लो बेटा, log बाई बटे बाई सेम टू सेम है, log बाई बटे बाई, इसका डिफरेंस होता है log बाई, समझ गए। यहाँ जो आएगा बाई बाई 2 बार हो, देखो r 2 बार है तो यहाँ 1 बार r आएगा, इसका मतलब यहाँ r आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, आपका r आ जाएगा, समझ में आ गया, हाँ। तो इसलिए इतना क्लियर हो गया। इसको आप चाहें तो log e बाई ना लिखो तो आप लिख सकते हो ln y, समझ में आ गया, ln y ही लिखा जाता, अच्छा रहता है, सूत्र समझ में आ गया। तो आप ये भी उतार लिया करो, अच्छा रहता है, दोनों में से एक उतार लो, बहुत है। अब इसका मतलब अब इंट्रीगेशन करेंगे तो इंट्रीगेशन किस टाइप से होगा, ए इंट्रीगेशन, तो हाँ सॉरी इंट्रीगेशन में ये तो हट जाएगा ना, चलो मैं इसको थोड़ा सा रफ़ कर दूं जिससे कि थोड़ा आपको बन जाए, इसको थोड़ा सा रफ़ कर दे रहे, ध्यान रखना लेकिन, हाँ चलो इसको हटा दे, इसको रफ़ कर दे, मज़े आ रहे पढ़ने में आपको, बहुत अच्छा, मज़े से पढ़ते रहो। अब इंट्रीगेशन जब करेंगे, क्या करेंगे इंट्रीगेशन, तो क्या आएगा, आपका आंसर क्या आएगा, ln, आपका ln r आएगा, क्या आएगा, r, ln r, क्लियर, ln एक्टिव मास ऑफ r। ये बेटा बड़ा कोष्टक किसको व्यक्त करता है, सक्रिय द्रव्यमान को, याद रखना, r का सक्रिय द्रव्यमान, सक्रिय द्रव्यमान को सांद्रता कहते हैं, इसका मतलब log अभिकारक की सांद्रता, log अभिकारक की सांद्रता लिखी हुई है, बराबर माइनस के जैसे का तैसा। और देखो ये सांप ने डी को सामने से डस लिया, अगर सामने है डी है, सामने डी है तो सीधा डस लेगा ठस, तो डी सामने से जैसे डसेगा तो सांप ने, सांप बोलते हैं सांप, सर्प, जो सर्प होते हैं नाग, तो वो इसको डस लेगा तो डी खत्म हो जाएगा और सांप भी खत्म हो जाएगा, टी बचेगा, ऐसे समझ में आ गया। अब
एक चीज़ और ध्यान रखिए, अब ये जो चीज़ बताने जा रहे हैं वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? समाकलन किसके अंतर्गत करोगे? समाकलन टाइम कितना लोगे? 0, और फिर टाइम कितना लिया गया? t बराबर t लिया गया। तो पहले टाइम 0 लिया तो शुरुआत में 0 लेते हैं, तो शुरुआत में नीचे लिखते हैं हमेशा। टाइम है देखो t है तो नीचे लिखते हैं, फिर अंत में कितना लगेगा? t, तो अंत ऊपर बाद में t लेंगे। समझ में आ रहा है? ऐसे ही ये समय 0 है तो समय 0 पर अभिकारक की सांद्रता कितनी मानी? r0, तो आप नीचे लिखोगे r0। समझ में आ रहा है? ऐसे ही समय t है तो अभिकारक की सांद्रता कितनी मानी? rt, तो आप rt से लिखा करो, rt। अब आप सोच रहे हो सर आप बड़ा कोष्टक ने क्यों नहीं लगाया? आप चाहो तो बड़ा कोष्टक लिखो, तो बड़ा कोष्टक में थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, मतलब लिख दो, वैसे बड़ा कोष्टक ही लिखना चाहिए, अब यहाँ बन नहीं पाएगा, इसलिए चलो लिख दो, बड़ा कोष्टक लगा दो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ले लगा दो rt। ऐसा थोड़ा बड़ा लग रहा है ना, rt। अब सही है? आप जाओ तो ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत। और जो छात्र ऐसे नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका भी है, उससे भी आप कर सकते हैं। वैसे ये सरल होता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ये सिंपल फार्मूला है। लिमिट कहाँ से? 0 से t। 0 से t क्यों लगाई? क्योंकि समय पहले 0 था, समय तो पहले लगा ही नहीं। जब समय पहले लगा नहीं, बाद में कुछ लगा, तो 0 से कुछ। अब जब 0 से कुछ, तो पहले कितना था मात्रा? आलू मैंने खाया, खाने से पहले कितना था? 1 किलो। फिर बाद में कितना हो गया? जो भी रह गया, कुछ रह गया, 2 ग्राम रह गया, 3 ग्राम, जो भी रह गया वो मान लिया। तो पहले प्रारंभिक मान, फिर अंतिम मान, प्रारंभिक टाइम, फिर अंतिम टाइम। क्लियर हुआ? ये लिमिट के अंतर, ये लिमिट होती है, सीमा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक गई, ये सीमा हो गई। क्लियर? तो आपको सीमा को लिखने का तरीका क्या है? इसको लिखने, लिमिट जो लगाई है उसको बेटा पहले इसका सूत्र लिख देंगे, तो इसका सूत्र आपने ये लिख दिया। अब इसको लिमिट को ऐसे लिखा जाता है, r0 नीचे जैसे का तैसा रहेगा, फिर rt ऊपर जैसे का तैसा रहेगा। ठीक है? हाँ, ऐसे ही इसमें, ये थोड़ा रफ कर दें, ये लिखा हुआ है, ऐसे ही इसमें लिखेंगे t, क्योंकि ये t किसका मान है? इसका मान है, तो इससे ये ख़त्म हो गया, केवल t बचा। जब t बचा तो ये लिमिट थोड़ी नहीं चेंज हो जाएगी, लिमिट तो सीमा होती है, सीमा थोड़ी नहीं, जैसे इंडिया पाकिस्तान की सीमा वो थोड़ी नहीं ख़त्म हो जाएगी। अंदर जो भी लफड़ा होगा, जिससे भी डिस्म होगा, है ना, वो ख़त्म होगा। तो आगे 0 रखेंगे, तो 0, उसके बाद t, ऐसे। बात क्लियर हो गई? अब मान रखेंगे, यहाँ था r0, सॉरी मिटाल दिया मैंने, ये r0 है बेटा, याद रखना। क्लियर हुआ? अब मान पुट करेंगे। मान कैसे लिखते हैं? पहले r0 रखेंगे, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब हाई वाला, मतलब जो अंत वाला है, अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है? हमेशा उल्टा होता है, ऊपर वाले को rt था ना, सॉरी rt है बेटा, rt, तो पहले वाले को t लिखेंगे माइनस r0, फिर t लिखेंगे माइनस 0। क्लियर? रखो यहाँ मान पुट रखेंगे तो आपका आंसर आएगा ln, यहाँ आ जाएगा rt, ln rt। क्लियर? माइनस r0 रखेंगे तो हो जाएगा ln r0। ठीक है? आप चाहो तो कोष्टक ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिख सकते, ऐसे लिखो। वैसे ये रियल है, फैक्ट है, और फैक्ट के अंतर्गत सही रहता है। आप चाहो तो ऐसे भी लिख लो, शॉर्टकट में, संक्षिप्त में, rt ऐसे लिख सकते हो, लेकिन हम तो भैया ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि हम तो टीचर हैं, हम तो सही लिखेंगे। आप गलत कर लो, बात अलग है। बराबर आपका क्या बचा? आपका माइनस, इसमें मान रखेंगे, इसमें मान पुट करो, माइनस k कोष्टक में, इस t के स्थान पर रखोगे या t, क्या है इसके स्थान पर रखो फटाफट। पहले t के स्थान पर रखेंगे तो t अभी काला था, अब ग्रीन हो जाएगा, हरा, माइनस, फिर t के मान 0 रखें, -0, हमेशा माइनस चिन्ह आता है, पिछले वीडियो बता चुके हैं, माइनस का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ? इस समीकरण को अब देखिए ऐसे लिख सकते हैं, क्या कि ln rt, समझ में आ रहा है? ln rt, ये माइनस को उठा के अगर उधर ले जाएं तो पॉजिटिव हो जाएगा, पक्षांतर, तो आप लिख देना पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर। लिखना चाहो लिखो, वैसे ये हर चीज़ लिखी नहीं जाती है, समझने का प्रयास किया करो। बराबर माइनस k और t जैसे का तैसा। 0 से कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि 0 से अगर k का गुणा 0 में करेंगे तो कोई 0 रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं। k का गुणा t में करेंगे तो kt रहेगा। इस माइनस को उठाकर उस साइड में ले जाएं तो ये हो जाएगा प्लस, और हो जाएगा ln r0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। बन गया समीकरण। इस समीकरण को हम शून्य कोटि का गतिक समीकरण कहते हैं। यहाँ तक कोई समस्या आई हो अगर आपको तो हमें बताएं।
तो ये आपका समीकरण बन गया। क्लियर? तो इसको रफ कर दें। चलिए अब ये लिखा रहने दे रहे, जिससे कि आपको थोड़ा समझ में एक और तरीके यूज करेंगे। बेटा आपको समझ में आ गया? इसको भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण या प्रथम कोटि की अभिक्रिया का गतिक समीकरण इसको भी कहते हैं। इसको हम निम्न रूप में भी लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, इसको प्लस, ये माइनस चिन्ह को उठा दे रहे, ऐसे भी लिख सकते हैं। बेटा ये भी सीख लो, सब चीज़ सीखना ज़रूरी है। इस माइनस को उठा के पक्षांतर करें तो इसको भी इधर ले आएँ तो क्या हो जाएगा? प्लस का प्लस KT। बोलो, इसको उठा के इधर ले आएँ और ये वहीं बना रहने दे जैसे का तैसा, और इसको उठाकर पक्षांतर करें उधर को ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा ln r0। पक्षांतर जब करते हैं तो बेटा चिन्ह बदल जाता है, माइनस का उल्टा प्लस और प्लस का ये तो उधर को, ये उधर का उधर ही रहा, बराबर के उस साइड में तो वो वहीं रहेगा, ये वाला उधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब सुनिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं KT। अब एक फॉर्मूला और है, क्या होता है? ln, इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा r0 और नीचे हो जाएगा RT, RT है, सॉरी ये RT था, देख लीजिए, बटे RT। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। आगे समझ में? अब आप फिर चकित हो गए होंगे बायो वाले स्टूडेंट, सर ये कैसे बनेगा? तो इसके लिए भी लिख लीजिए। इसके लिए लिखो बेटा लॉग, सुनिए, सॉरी लॉग नहीं, ln लिख लो। ln x माइनस ln y, ln x माइनस ln y बराबर होता है बेटा ln x बटे y। मतलब x ऊपर हो जाता है, नीचे y पहुंच जाता है। कब? जब माइनस हो। और अगर ये ln x और प्लस लगा है ln y है, अगर प्लस है तो गुणा में हो जाएगा ln x गुणा y, तो गुणा में हो जाता है। याद रखेंगे, अगर माइनस है तो बटे में रहेगा, प्लस है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये दोनों फॉर्मूले याद रखो, काम चलेगा। अभी लेकिन एक ही फॉर्मूला लिख लो, चाहो तो दोनों लिख लो, आपकी इच्छा है, लेकिन दोनों का यूज नहीं हो रहा, एक का यूज हो रहा तो एक ही लिखें। आपका समझ में आ गया? इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, या कि वहीं छोड़ दो, टी को गुणा में है, टी को नीचे ले जाएंगे तो बटे में पहुंच जाएगा। आप सभी जानते हैं कोई संख्या मल्टीप्लाई में गुणा में लिखी हुई है तो हमेशा बटे में जाती है। अगर ये प्लस में लिखा होता तो माइनस में हो जाता है। गुणा में लिखा है, गुणा का उल्टा होता है भाग, याद रखें, गुणा का उल्टा भाग, प्लस का उल्टा माइनस। तो गुणा अगर है तो उसका भाग में जाएगा। आपका ln ऊपर आ जाएगा, यहाँ कोई नहीं लिखा, यहाँ एक मान सकते हैं तो एक मान सकते हो, और आपका जे जैसे का तैसा, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये भी आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण, इसको समीकरण नंबर 2 मान सकती है। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। समझ में आ गया? किसी को प्रॉब्लम हो तो बताएं। हाँ, अब एक और समीकरण बन सकता है, क्या? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल K बराबर, सीखते जाओ, सीखने वाली चीज़ है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ln के स्थान पर क्या करें? यदि ln के स्थान को चेंज कर दें तो आप जानते हो ln बराबर क्या होता है, अभी बताया। ln को अगर log 10 में चेंज करना हो, किस में चेंज करना हो? log 10 में। अगर ln को log 10 में चेंज करना होता तो क्या करते हैं? 2.303। ये वैज्ञानिकों ने निकाला है ये मान, ठीक है, बात समझ आएगा। ln बराबर होता है, ln को क्या बोलते हैं? log बेस e। log बेस e, अगर e को हम 10 में चेंज करेंगे, log बेस 10, तो आपका 2.303 करना पड़ेगा। तो ln के स्थान पर ये लिखते जाइए, जहाँ जहाँ ln लिखा वहाँ लिख लो। तो आप करेंगे इसको, तो आपका फॉर्मूला बनेगा K बराबर, तो ln यहाँ लिखा है, इसके स्थान पर आ जाएगा 2.303, और आगे 1 है तो 1 का गुणा करेंगे उतना ही रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं। और यहाँ ln आ गया, और log 10, इस ln को क्या लिख देंगे? log 10। ये पूरा उतार दो तो log बेस 10 और r0 बटे RT, जैसे का तैसा। हम आपको कलम चेंज करके ग्रीन, हर येलो, है ना, येलो तो खैर नहीं, ब्लैक, ब्लू, कई प्रकार से समझाने के प्रयास कर रहे हैं जिससे कि आपको अच्छा समझ में आ जाए। और टी जैसे का तैसा। अब आपका समीकरण इस रूप में बन गया, समझ में आ गया? हाँ, ये भी लिख लीजिए, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर।
पूरा प्रयास कर रहे हैं आपको, तो आपका ये समीकरण नंबर 3 बन गया। मतलब ये सारे समीकरण प्रथम कोटि की अभिक्रिया के हैं, और इसीलिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया वाला जो न्यूमेरिकल है वो आपके लिए बहुत बहुत, हम क्या बताएं बेटा, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये सारे सूत्र सीख लोगे तभी आपको न्यूमेरिकल सीखने आना। हो सकता है ये सूत्र लग जाए, हो सकता है ये लग जाए, हो सकता है ये लग जाए, इसलिए सारे फॉर्मूले ध्यान रखने पड़ेंगे। तो आपको याद नहीं करना, आपको एक फॉर्मूले से ही सारे फॉर्मूले कन्वर्ट करने आने चाहिए। अगर ये बनाना आपको सीख लिया तो आपको न्यूमेरिकल करना या डेरिवेशन करना आपको आसान हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया। अब सुनिए, अब आप इतना क्लियर हो गया, अब मेरी बात समझने की कोशिश करिए। R0 जो दिखा है, R0 अभी मैंने बताया, देखो R0 को हम क्या बोल सकते हैं, A बोल सकते हैं, तो R0 के स्थान पर A लिख सकते हैं। और यहाँ था RT, तो RT के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं, A-X लिख सकते हो। तो आप नई लाइन से लिखेंगे जब, या यदि करके लिखेंगे, यदि A बराबर R0 बराबर A मान लें क्या होता है, और RT बराबर A-X ये लिख लें, तो क्या होगा, तो ये आपका समीकरण तब समाकलित वेग समीकरण निम्न प्रकार होगा। कैसे होगा, कैपिटल K बराबर 2.303 T, जैसे का तैसा, यहाँ तक कोई चेंज नहीं, यहाँ चेंज हो जाएगा लॉग। जब लॉग लिखते हैं तो बेटा 10 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप लिखना चाहो लिख लो log 10। आपका A इसकी जगह लिखोगे A, और इसकी जगह आपका आ जाएगा A-X, क्लियर, इसके स्थान पर, और आपका समीकरण न्यू बन के तैयार हो गया। ये प्राइवेट बुक में लिखा है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक में ये नहीं है, लेकिन ज़्यादातर टीचर पुराने पढ़े हुए हैं। एनसीईआरटी तो अभी 1 साल हुआ है एनसीईआरटी चेंज हुए, तो इससे पहले प्राइवेट बुक ही चलती तो जितने भी टीचर हैं सारे ओल्ड हैं, वो ओल्ड टीचर ही कॉपियाँ चेक करते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना, आपको प्राइवेट तरीके से लिखने का आदत होनी चाहिए, होनी ये भी चाहिए, लेकिन आपको ऐसे यहाँ तक लिखना ज़रूरी है आपको। अगर आपने यहाँ तक लिख दिया तो हो सकता है भाई कोई नया टीचर हो सकता है गलत कर दे, हो सकता है कि कोई नया टीचर बेचारा जो होगा तो वो सोचेगा R0/RT ये कहाँ से आ गया, जबकि होता है A-X, तो गलत कर सकता है, और गलत हो जाता है। तभी तो आपने होशियार बच्चे के नंबर कम हो जाते हैं और कमज़ोर वाले के ज़्यादा आ जाते हैं, क्योंकि वो आंसर सही लिखता है। किसी बच्चे से पूछ के लिख लेता है कि भैया आंसर इसका कितना आएगा, तो आंसर लिख दिया, अंदर क्या किया वो पता नहीं, लेकिन फिर भी आपके उसका आंसर उसके न्यूमेरिकल सही हो जाते हैं और आपका उसको नंबर अच्छे मिल जाते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखें, इस सूत्र को जरूर लिखना है। तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका फॉर्मूला नंबर 4 बन गया। तो यहाँ तक आप लिखेंगे, सही है। वैसे कायदा नियम तो ये कहता है कि आप जितना एक आ गया एक ही समीकरण तक लिख दो, नियम तो यही कहता है, वास्तव में यहीं तक लिखना चाहिए, इससे आगे नहीं लिखना चाहिए। लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ भाई, नंबर टीचर के ऊपर होता है, जो कॉपियाँ चेक कर रहा हो उसको क्या समझ में आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है वो हम नहीं जानते। इसलिए आपको ये समीकरण के बाद आपको इस समीकरण के बाद आपको ये समीकरण लिख देना है, या फिर ये समीकरण ये लिख दोगे तो ये भी तो जानता है, ये टीचर भी लगभग जानते हैं, तो फिर भी आप लिख दो, फिर आपके ऊपर है, ठीक है। आप लिखना समय हो तो आप इसको भी लिख दें, नहीं तो यहाँ तक लिख दो, ये 3 समीकरण तक तो आप लिख दो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और नहीं तो 2 समीकरण, मतलब एक समीकरण लिख के मत छोड़ाना, नहीं तो इस समीकरण को इस समीकरण में बदल देना। बेटा कायदा ये है, ln को log में चेंज करना चाहिए, इसलिए 3 समीकरण जरूर लिखना। ये समीकरण लिखो चाहे ना लिखो, और लिखाओगे तो मोस्ट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपने देखा कि डेरिवेशन प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो गद्य समीकरण है, हम किस प्रकार से इसको व्यक्त करते हैं, किस प्रकार से इसको डिफाइन करते हैं और किस प्रकार से इसका डेरिवेशन निकालते हैं। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसका आपको ग्राफ बनाना सिखाएंगे, इसके द्वारा ढाल कैसे ज्ञात करते हैं, प्रवणता कैसे ज्ञात करते हैं वो सिखाएंगे, इसके द्वारा अंतःखंड कैसे ज्ञात करते हैं वो सिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में वो वीडियो जो कमज़ोर बालक हैं वो आपके ऊपर है, आप पढ़ना चाहें एक्स्ट्रा पढ़ें, वो एक्स्ट्रा है एक तरह का, वो एनसीईआरटी बुक के में है और वो एक तरह की आईआईटी लेवल का है और आपके नीट लेवल का है, समझ में आ रहा है। तो इसलिए आप चाहें तो बोर्ड एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट के ऊपर है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ें, ना पढ़ना चाहें तो ना पढ़ें, लेकिन मेरा कर्तव्य ये बनता है, मैं तो टीचर के नाते मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है, छोड़ूंगा कुछ नहीं, आपके ऊपर है वो आप पढ़ें या ना पढ़ें। मैं बता दे रहा हूँ वो एक चीज़ एक्स्ट्रा है, इनके सब के हम स्लोप निकालना सिखाएंगे, इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग, इसका अलग, ठीक है। वैसे आपके सिलेबस में इतना ही है तो इतना ही याद करेंगे। नई लाइन से लिख लेंगे, लिख लो एक लाइन, यह समीकरण या ये चारों समीकरण
प्रथम कोटि की अभिक्रिया के गतिक समीकरण को व्यक्त करते हैं। लिख लो, ये चारों समीकरण प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग समीकरण या समाकलित वेग समीकरण या गतिक समीकरण को व्यक्त करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक नोट पॉइंट और लिख लो यहीं, तो ध्यान रहेगा। नोट पॉइंट क्या है कि इन समीकरणों को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। कैसे? आर टी बराबर R0 e⁻−kt, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब कहोगे सर एक और समस्या। बेटा मैं बता तो रहा हूँ, आपके ऊपर है, ये एक्स्ट्रा है। जो नोट पॉइंट होते हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं, समझने का प्रयास करो। आपके ऊपर, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ें। तो मैं आपको बताता चल रहा हूँ, जो ऐसा है बता इसलिए रहा हूँ, हो सकता है कुछ स्टूडेंटों को परेशानी होती है कि ये सर जी तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लिखाते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे मोटे नोट्स बनवा देते हैं, यार याद कैसे करेंगे, तो दिक्कत होती है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश ये करता हूँ कि जो कमज़ोर बालक हैं परेशान ना हो, हम आपको फिर दोबारा से अभी लिखाते चल रहे हैं, फिर आपको दोबारा से जब रिवीजन कराएंगे तो आपको बताते चलेंगे। और मैं आपको यहाँ भी बताता चल रहा हूँ इम्पोर्टेंट आपके लिए, ये इम्पोर्टेंट, तो आप इम्पोर्टेंट याद करें। ठीक है, परेशान होने की तो आप जब इम्पोर्टेंट याद करेंगे, इम्पोर्टेंट ही लिखेंगे, तो आपके नोट्स पतले हो जाएंगे। जब पतले हो जाएंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो बच्चे ज़्यादा लिखना चाहें ज़्यादा लिख लें, हम दोनों के लिए लिखा रहे। अब हम कम लिखाएँ, समझो, अगर हम कम लिखाएँ तो आपका हो सकता है वो फंसे ना, एग्ज़ाम में ना मिले। तो हमें लिखा सब रहे तो एग्ज़ाम में सब कुछ मिलेगा। याद करना आपके ऊपर है, आप लिख पाएँ या ना लिख पाएँ ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो RT बराबर R0 e⁻−kt भी लिख सकते हैं। ये कैसे आया इसको देखेंगे। ये आया आपका इस समीकरण से। इस समीकरण को हम चेंज करेंगे। ठीक है, हाँ, इस समीकरण से आया। समीकरण से कैसे आया, चलो ये भी कर देता हूँ, चेक कर देता हूँ। देखिए इस समीकरण से ये कैसे बना। क्या करना है आपके सामने, आपको दिखाई दे रहा है। अब क्या किया मैंने, KT वहीं छोड़ दिया, इसको उठा के मैं इधर ले आऊँ तो ऐसे आ जाएगा, ln RT आएगा। और ये इसको उठा के इधर ले आए तो L माइनस का आ जाएगा R0 बराबर -KT, जैसे का तैसा। अब देखो log x माइनस log y, देखिए ये लिखा log x माइनस log y x बटे y, तो इसको लिख सकते हैं ln RT बटे R0। अब तो ln का मतलब क्लियर समझ में आ गया, RT R0 का मतलब क्लियर समझ में आ रहा है। हाँ, फिर भी कोई दिक्कत है, फिर भी आपसे दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमें बताएं, हम आपको पूरा का पूरा सिखाने का प्रयास करेंगे। -KT जैसे का तैसा है, हो गया। अब सुनिए, अब एक चीज़ और सुनिए, ये बायो वाले स्टूडेंट को दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए ये भी आप सुनने का प्रयास करेंगे। क्या है, देखिए ये होता है बेटा ln x लिखा है। तो अगर ln x को आप, ln x का मतलब मैंने आपको बताया था log e, क्या बताया था, मैंने बताया था log बेस e होता है। याद रखना ln का मतलब log बेस e है। तो बेस e को जब चेंज करेंगे और y लिखा है आपका, तो अगर हम x बराबर निकालें, x वहीं छोड़ दें और इसको log e को उधर ले जाएं तो क्या होता है, log हट जाता है, ये log ये हट जाता है और e बचा है, e आ जाता है, समझ गए। e इधर पहुंच जाता, e आ जाता और ये ऊपर चढ़ जाता है इसके सर पर, ऐसे। तो x बराबर e⁻y, ऐसे ये प्रयोगों द्वारा मैथ में दिया गया है। ठीक है, आपको x बराबर e⁻y लिख सकते हैं, समझ में आ गया। अब x के स्थान पर आपने क्या माना, ये x है, तो इसका मतलब RT बटे R0 है नहीं। तो ln log e है, log e को उधर ले जाएंगे तो ये e आ जाएगा, यहाँ e आ जाएगा, e की घात में ये ऊपर चढ़ जाएगा, ऊपर हो जाएगा e⁻−KT। ये ऊपर लिखा हुआ ऊपर चढ़ जाएगा, देखो y है तो y के स्थान पर पूरा y है तो ऊपर आ जाएगा -KT, समझ में आ गया। ऐसे लिखते हैं, तो इसका मतलब हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। इसलिए सब सीख लो। ये आपको अगर ये तरीके से आपने सीख लिए, केमिस्ट्री के तरीके बढ़िया तरीके सीख लिए, तो फिजिक्स में दिक्कत नहीं आने वाली, या फिजिक्स के सीख लिए तो केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं आनी। लेकिन केमिस्ट्री में सब कुछ है, केमिस्ट्री में फिजिक्स सही है, मैथ भी है, केमिस्ट्री तो सब कुछ ही है। इसलिए रसायन तभी तो नाम पड़ा गया रसायन, जिसकी शाखा रस है, रस का मतलब धातु, ताकत। RT बटे R0 वहीं छोड़ दिया और log e उधर ले जाएंगे तो e⁻ हो जाएगा और उधर ले जाएंगे ये ऊपर घात में चलाएगा -KT, समझ में आ गया, -KT आ जाएगा बस। तो यही आपका लिखा हुआ, ये कैसे होगा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या
आर इसका गुणा कर दो तिरछा, तो आर टी वहीं छोड़ दो, और आर जीरो को इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आर जीरो ई टू द पावर माइनस के टी। देखिए ये रहा आर टी बराबर आर जीरो ई टू द पावर माइनस के टी। क्लियर, आपके सामने है। तो इसलिए ये थोड़ा ध्यान रखो, ये कंपटीशन के लिए अच्छा है, या ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ये सूत्र बताइए किसका है, तो बच्चे कन्फ्यूजन हो जाएंगे। इसलिए सीखना आपको सब है, ठीक है। हाँ, जो बच्चे चाहते हैं कि हमारे 100 में से 100 मार्क्स आएँ, उनको सीखना सब है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे इन सभी समीकरणों के स्लोप कैसे ज्ञात करते हैं। ये भी आपका नीट लेवल के लिए, IIT लेवल के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि स्लोप निकालने के लिए आता है। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।